नमस्कार, मैं हूं सचिन और आज हम क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में अपनी मातृशक्ति या उन माताओं के लिए जो कि गर्भवती हैं उनके लिए योग साधना की कुछ छोटी छोटी बातें, आसन और प्राणायाम लेकर आए हैं। जैसा कि कोरोना महामारी के चलते हमारी मातृशक्तियां घर पर हैं, तो वे इस समय अपने समय का किस प्रकार सदुपयोग कर अपने तन, अपने मन और अपने मस्तिष्क को किस प्रकार वे तंदुरुस्त रख सकती हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ बातें रखी गई हैं। जैसे कि आज एक विशेष दिवस और भी है, हिंदू साम्राज्य दिवस। आज के ही दिन वीर शिवाजी ने मुगलों पर अपनी विजय की पताका को लहराते हुए हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। वे बचपन से ही वीर थे। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनकी माँ जीजाबाई उस समय वीरता के संकल्प चलाया करती थी, वीरता की कहानियां, किस्से और कथाएं सुना करती थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस समय वे जो भी संकल्प चलाएंगी उनकी आने वाला पुत्र या संतान वैसा ही होगा। और परिणाम स्वरूप हम सभी जानते हैं कि वीर शिवाजी बचपन से ही वीर थे। और योग साधना इतनी प्राचीन है, इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण ये भी है कि किस प्रकार महाभारत में अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीख ली थी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली संतान वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसी हो, तो आप भी इस समय योग साधना को अपनाइए और ऐसे संकल्प चलाइए जो आप अपने पुत्र, अपनी संतान पर देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे कौन कौन सी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। इस समय दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान में रखना होता है। पहला आहार और दूसरा विचार। आहार तो आप अपने घर के किसी बुजुर्ग या डॉक्टर की सलाह से ले लेते हैं, लेकिन विचार के लिए आपको स्वयं विचार करना पड़ता है कि इस समय आपको क्या विचार करना है, कैसे अपने आप को आप पॉजिटिव रखें, कैसे अपने अंदर की चिड़चिड़ापन, क्रोध और ईर्ष्या जैसे भाव को आप दूर रखें। क्योंकि जैसे आपके भाव होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे आपके बच्चे के विचार होंगे। क्योंकि माँ के विचार से ही बच्चे का विचार होता है, माँ के हृदय से ही बच्चे का हृदय होता है, हृदय के भाव होते हैं। इसलिए आपके लिए ये योग साधना, ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। आपके मन, मस्तिष्क, आपके तन और साथ ही साथ आपकी प्रसूति सुलभ के लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से प्राणायाम हैं और आसन हैं। थोड़ा सा पैरों पर ऐसे सूक्ष्म व्यायाम की तरह थोड़ा सा आप ये पैरों कैसे चला सकते हैं, थोड़ा सा अपोजिट करते हुए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए। इसके बाद धीरे से आप कोई भी आसन ले सकती हैं, चाहे तो आप ऐसे बैठ सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। हाथों में ध्यान मुद्रा लगाते हुए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। और ध्यान मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही तर्जनी और अंगूठा मिलता है तो आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है। या फिर आप धीरे से तर्जनी को ऐसे दबाते हुए अंगूठे से वायु मुद्रा भी आप ऐसे लगा सकते हैं। तो जो भी आपको सुलभ हो वो आप लगा सकते हैं। आपका मेरुदंड पूरा जरूरी नहीं कि आप ज़मीन पर ही बैठें, आप पलंग पर या आप अपनी सुविधा के अनुसार आप कुर्सी पर भी बैठ सकती हैं, लेकिन आपको जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। चाहे तो आप कहीं दीवार का सहारा भी लेकर आप टिक कर बैठ सकती हैं। तो हमारा जो पहला प्राणायाम है उसमें है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सांसों को धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। उसे गति से नहीं करना है। कुछ मैंने देखा है कि बहुत स्पीड में करते हैं, तो उसे बिल्कुल साउंडलेस, बिल्कुल ध्वनि नहीं आनी चाहिए। कैसे करना है एक बार देखेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे सांसों को लेना है और छोड़ना है।
और पूरी सांसों को आपको अपने लंग्स तक रखना है, पेट को नहीं फुलाना है। कुछ क्या करते हैं, पेट को ऐसे फुलाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल आराम से स्लोली स्लोली अपने लंग्स तक पूरे सांसों को भरना है और छोड़ना है। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपके अंदर प्योर ऑक्सीजन बिल्कुल जाएगी। जितनी ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी उतना आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए लाभकारी है। तो इसे लगभग 2 मिनट से शुरू करते हुए 5 मिनट तक इसे करना है। शुरुआत में बस 2 मिनट से कीजिएगा। कैसे करना है पूरा देख लीजिए। चलिए क्लिक कर। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसा कि आपने सुना होगा और आपने किया भी होगा, लेकिन इसमें कुछ बातों का थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान में रखना होता है। जो हम हाथों को ऐसा करते हैं, हाथ को ज़्यादा ऐसे नहीं रखना है क्योंकि हमें लंबे समय तक करना है। हाथ को आप इतना रखिए और जो हमारा दाहिना क्षेत्र है उसे प्रॉपर पूरा बंद रखिए। ये आपने किया, बाएं से सांस को लिया और धीरे से अनामिका का उपयोग करते हुए बाएं को बंद करते हुए दाहिने से बाहर, जिससे आपने छोड़ा है फिर से उसी से लीजिए और दाहिने को बंद करते हुए बाएं से बाहर। इनमें किसी भी उंगली का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन छिंगली के बाजू वाली उंगली अनामिका का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद करेगा। और सांसों को बहुत ही आराम से लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। आप लगभग 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक सांसों को ले सकते हैं। ये नहीं कि इतनी स्पीड से नहीं करना, बहुत ही आराम से। जितना आप आराम से करेंगे उतना आपको फायदेमंद होगा, उतनी अच्छी आपकी ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क तक जाएगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके मस्तिष्क के लिए, जिन्हें माइग्रेन वगैरह होता है उनके लिए अच्छा है, जिन्हें हेडेक रहता है उनके लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, जिन्हें साल भर साइनस रहता है उनके लिए अच्छा है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है वो दूर होगी। और जितना आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा आपके बच्चे के लिए भी उतना फ़ायदेमंद होगा। तो इसे आप 5 से लेकर 15, 20, 25, यहाँ तक कि आप आधे घंटे तक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही प्रमुख प्राणायाम है, इसे आप जरूर करें। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि आपने नाम सुना होगा और आपने किया भी होगा, बस थोड़ा सा एक बार और उससे देख लीजिए। अंगूठे से कान के पर्दे को बंद करना है धीरे से, एक उंगली मस्तिष्क पर, बाकी उंगलियां आंखों पर रखते हुए लंबी गहरी सांसें लेते हुए ओम का उच्चारण करना है, मुंह को बंद करते हुए। फिर से लंबी गहरी सांस और फिर उसी प्रकार मुंह को बंद करते हुए ओम का उच्चारण। इससे आपको नींद आने के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन रहता है, उनके लिए अच्छा है, नींद अच्छी आएगी। और जिन्हें हाइपरटेंशन रहता है, बीपी हाई रहता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके बाद है हमारा उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को आप 5, 7, 9 बार ऐसा कर सकते हैं। और अगला जो है उद्गीत प्राणायाम, उस पर सांस को लेना है और ओम का उच्चारण करना है। ये आप 5, 7 बार ये भी कर सकते हैं। इससे आपको पूरे संपूर्ण शरीर के लिए, इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है पूरा शरीर। तो जिन्हें बीपी वगैरह है और हाइपरटेंशन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है उद्गीत प्राणायाम। तो ये तो हुई हमारे प्राणायाम की बात। अब थोड़े से कुछ आसन हैं। कुछ आसन आपके लिए विशेष तौर पर रखे गए हैं। पूरे आसन तो आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष, जैसे कमर दर्द है या आपको कंधों पर दर्द है और गर्दन पर दर्द है, तो इनके लिए कुछ आसन है। तो वो आइए देखते हैं कैसे हैं सब। तो आइए
आसन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाइए। आसन को करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम है वो हम करेंगे। हाथों को पीछे रखते हुए पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा ऊपर सामने इसे कर लेंगे। गर्भाशय के दौरान योगासन शरीर को लचीला बनाने में सहायक है। गर्भाशय में योग महिलाओं को प्रसव के लिए तैयार करता है। इसके बाद उंगलियों को करने के बाद पैरों के पंजों को सामने ऊपर थोड़ा सा सामने ऊपर, इससे आपके पैर के जॉइंट्स खुलते हैं। अब यहाँ से हम गोल घुमाएंगे, रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से रुक जाएंगे, थोड़ा सा अपोजिट। 1 2 3 4 5। चलिए पैरों को थोड़ा सा चला लीजिए। इसके बाद हम करेंगे अपना पहला आसन, जो कि है तितली आसन या फिर बटरफ्लाई। दोनों पैरों को अपनी श्रोणी के पास ले जाते हुए, हाथों से ग्रिप बनाते हुए, पैरों के पंजों को पकड़ते हुए इस आसन को शुरू करेंगे। इसे पहले महीने से ही थोड़ा सा गति से करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके महीने बढ़ते जाएंगे फिर उसे आराम से कीजिएगा। तितली आसन से शरीर में लचीलापन आता है। इसे करने से शरीर के निचले हिस्से का तनाव खुलता है और प्रजनन के दौरान गर्भवती महिलाओं को दिक्कत कम होती है। कूल्हे व कमर क्षेत्र में लचीलापन आता है, थकान इससे दूर होती है। अगला आसन है हमारा मार्जरी आसन। थोड़ा सा वज्रासन में आने के बाद हाथों को सामने रखते हुए यहाँ पर सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे अपनी नाभि को देखना है। यह आसन ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करने में सहायता करता है। कंधे और कलाइयों को भी मजबूत करता है। इसे 5 से 6 बार जरूर करें। इसे लगभग 7वें महीने तक करना है। इसके बाद इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला आसन है हमारा ओष्ठासन। जिन्हें कंधों में सर्वाइकल या कमर पर दर्द है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे से बाएं हाथ को ले जाते हुए और दाहिने हाथ को पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों की एड़ी को पकड़िएगा। यह 3 से 4 बार इसे ज़रूर करें। जिन्हें भी कमर में दर्द, सर्वाइकल, कंधों में दर्द, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी आसन है। इसे थोड़ा देर रोक कर रखिए। सांसें नहीं रोकनी है, धीरे धीरे सांस लेते रहिएगा और धीरे से इसे वापस आते हुए इसे लगभग 3 से 4 बार जरूर करें। अगला आसन है हमारा शशक आसन। तनाव, चिंता इनको दूर करने के लिए हाथों को सामने ले जाते हुए मस्तिष्क को जमीन से लगा कर रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इस आसन को लगभग 3 महीने बाद नहीं करना है। इसे केवल 3 महीने तक ही करना है, क्योंकि इससे आपके पेट पर तनाव पड़ता है। इसलिए इसे 3 महीने के बाद इसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत ही ये लाभकारी आसन है। इसके बाद अपने स्थान पर खड़े होते हुए हमारा अगला आसन है ताड़ासन, जो कि बहुत ही लाभकारी आसन है। आपके शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, पैरों की एड़ियाँ, घुटने और हाथों के लिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। पीठ में अगर दर्द है तो उसके लिए अच्छा है। आपकी सभी जॉइंट्स को ये खोलने में सहायक है। इसे लगभग 4 से 5 बार करना है। अगला आसन है हमारा वृक्षासन। यह भी आपकी तनाव, चिंता, एकाग्रता बढ़ाने के लिए लाभकारी है। दाहिने पैर के पंजों को उठाकर बाएं पैर की जांघ पर रखते हुए किसी एक स्थान पर देखिए। थोड़ा रोक कर रखिए, सांसों को नहीं रोकना है। धीरे से वापस। अब इसी प्रकार दूसरे पैर को उठाते हुए धीरे से उसे दाहिने पैर की जगह पर रखते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए प्रणाम मुद्रा बनाना है। किसी एक स्थान पर देखिए, रोक कर रखिए थोड़ा सा। सांसें नहीं रोकनी है, लेकिन धीरे धीरे सांस लेते रहिएगा। अब इसके बाद आता है हमारा कमर को घुमाना। थोड़ा सा कमर पर हाथ रखते हुए आगे, दाएं, पीछे, बाएं, इस प्रकार थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा
ब्रेक करते हुए फिर उसके बाद आप पूरा कंटिन्यू इसे घुमाइए। कुछ देर घुमाने के बाद इसे थोड़ा सा विपरीत दूसरी तरफ से। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। चलिए, धन्यवाद।